पोर्ट्स और हाईवेज बन रहे हैं, ये आखिर बनते कैसे हैं? हम्म मतलब एक तरफ तो एक सुपर स्मूथ रोड है और दूसरी तरफ वो गली जिसके लिए लोग कहते हैं कि रोड नहीं बवासीर है। सही बात है। तो ये जो डिफरेंस है ना, इसके पीछे का पूरा साइंस है, इंफ्रास्ट्रक्चर। ये वो बैकबोन है जिस पर पूरी इकोनॉमी चलती है। कूल ना। बिल्कुल। और आज हम इसी ब्लूप्रिंट को डिकोड करने वाले हैं। हम समझेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट क्यों है, राइट? फिर वील सी कि सरकार के मेगा प्लान्स क्या हैं, जैसे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। ओके। उसके बाद वी विल एक्सप्लोर द सुपरस्टार ऑफ दिस टॉपिक, द पीपीपी मॉडल, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। और एंड में हम कुछ और एक्साइटिंग गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जैसे पीएम गति शक्ति को भी कवर करेंगे। सो रेडी हो फॉर दिस डीप डाइव? एब्सोल्युटली। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। टॉपिक 1, सिग्निफिकेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। ब्रॉड माइक्रो थीम, व्हाई इंफ्रास्ट्रक्चर इज द इंजन ऑफ ग्रोथ। बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर वो सारी बेसिक फैसिलिटीज हैं, जैसे रोड्स, रेलवेज, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, जो एक कंट्री को स्मूथली चलने में हेल्प करती हैं। एग्जैक्टली जैसे सोचो, आपका फेवरेट पिज्जा डिलीवर होने में टाइम क्यों लगता है? ट्रैफिक, खराब रोड्स। राइट। अगर रोड्स अच्छी होंगी तो डिलीवरी फास्ट होगी। वही इंफ्रास्ट्रक्चर का रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट है। तो लेट्स डाइव इन। इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी इकोनॉमी का फाउंडेशन है, समझे? हाँ, ये डिसाइड करता है कि एक कंट्री कितनी कॉस्ट कंपेटिटिव है। अच्छा। अब देखो, इसके दो मेन डायमेंशंस हैं। पहला, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके। जब रोड्स या एयरपोर्ट्स बनते हैं तो इंजीनियर से लेकर वर्कर्स तक सबको जॉब्स मिलती हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। राइट, जॉब्स मिलती हैं। और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर फॉरेन कंपनीज को अट्रैक्ट करता है कि आओ इंडिया में फैक्ट्री लगाओ। मेक सेंस। बस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये लॉजिस्टिक कॉस्ट को रिड्यूस करता है। इंडिया में सामान ट्रांसपोर्ट करने का कॉस्ट करीब 15% है। 15%, दैट्स हाई। हाँ, जबकि एडवांस कंट्रीज में सिर्फ 8%। तो बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है चीपर प्रोडक्ट्स, याद रखना। और एक और बात, जब इकोनॉमी स्लो होती है तो सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्पेंड करके डिमांड क्रिएट करती है, एक तरह का फिस्कल स्टिमुलस। बिल्कुल। अब इसका दूसरा डायमेंशन है इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंक्लूसिव डेवलपमेंट मतलब ये रीजनल डिस्पैरिटीज को कम करता है। अच्छी रोड्स बिहार जैसे स्टेट्स में भी इंडस्ट्रीज ला सकती हैं। राइट। गांव में रोड्स, पानी, बिजली आने से फूड प्रोसेसिंग जैसी इंडस्ट्रीज बढ़ती हैं। और सोशल सर्विसेज। एग्जैक्टली। रिमोट एरियाज में टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर से टेलीमेडिसिन और ऑनलाइन एजुकेशन पॉसिबल हो पाती है। सो दैट्स कूल ना। तो क्या हम कह सकते हैं कि बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब सिर्फ फास्टर ट्रैवल नहीं, बल्कि मोर जॉब्स भी है? एग्जैक्टली, ये डबल एडवांटेज है। इंफ्रास्ट्रक्चर बनते वक्त भी जॉब क्रिएट होती है और बनने के बाद बिजनेसेस आने से भी। और ये जो लॉजिस्टिक कॉस्ट वाली बात है, 15% से 8%, इसका मतलब क्या हमारे प्रोडक्ट्स 7% चीपर हो सकते हैं? थियोरेटिकली यस, इट मेक्स आवर बिजनेसेस ग्लोबली कंपेटिटिव। थोड़ा सोच लो इसके बारे में। वाओ। और इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए रिमोट एरियाज में इंफ्रा पहुंचाना सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट? बिल्कुल, रिमोट एरियाज को मेन इकोनॉमी से कनेक्ट करना ही तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट है। सो बेसिकली वन गुड हाईवे कैन चेंज द फेट ऑफ एन एंटायर रीजन। That's the power of infrastructure. It connects people, markets, and opportunities. Now pause and practice saying this part aloud. Infrastructure promotes both rapid economic growth and inclusive development. In short, infrastructure isn't just concrete and steel. It's the pathway to economic and social progress. चलिए, अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। टॉपिक 2, recent government initiatives for infrastructure. Broad micro theme. Government's mega push for infrastructure. तो ये वो बड़े प्लान्स और स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बूस्ट करने के लिए लॉन्च किए हैं। जैसे स्कूल में एक मास्टर प्लान होता है पूरे साल का, वैसे। सही पकड़ा। वैसे ही ये देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मास्टर प्लान्स हैं। तो सरकार अब इंफ्रास्ट्रक्चर पर पहले से कहीं ज्यादा पैसा खर्च कर रही है। चलिए देखते हैं कैसे। हुआ ये कि द गवर्नमेंट रियलाइज्ड कि अगर इंडिया को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग बढ़ानी पड़ेगी। ओके, अ क्लियर गोल। तो सबसे पहले इंक्रीज्ड पब्लिक स्पेंडिंग। सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़कर 11.11 लाख करोड़ हो गया है। दैट्स अ ह्यूज नंबर। वाओ। फिर आता है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन या निप। ये एक 111 लाख करोड़ का प्लान है 2020 से 2025 के बीच इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। 111 लाख करोड़। एंड द मनी? उसके लिए है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन या एनएमपी। सरकार अपने अंडर यूटिलाइज्ड एसेट्स जैसे खाली जमीन को लीज पर देकर पैसा रेस कर रही है ताकि नया इंफ्रास्ट्रक्चर बन सके। सो लीजिंग नॉट सेलिंग। एग्जैक्टली। और फिर है पीएम गति शक्ति। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज जैसे रेलवेज, रोडवेज के बीच कोऑर्डिनेशन बढ़ाता है ताकि प्रोजेक्ट्स फास्ट ट्रैक हो सके। बिल्कुल। और इन सबको जोड़ती है नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। इसका एम है लॉजिस्टिक कॉस्ट को 14-15% से घटाकर 8% तक लाना बाय 2030। ठीक है, तो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में डिसइन्वेस्टमेंट और लीजिंग में क्या फर्क है, बताओ? सिंपल। डिसइन्वेस्टमेंट में हम एसेट बेच देते हैं, बट लीजिंग में हम यूज कुछ साल के लिए रेंट पर देते हैं। ओनरशिप सरकार के पास ही रहती है। परफेक्ट। और पीएम गति शक्ति का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? साइलोस को तोड़ना, यानी रोड मिनिस्ट्री अपना काम करे और वाटर मिनिस्ट्री उस रोड को खोद दे। हाँ, ये सब बंद होगा। करेक्ट। अच्छा, एनआईपी इतना मैसिव प्लान है, इसका पैसा कहाँ से आएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स और प्राइवेट प्लेयर से। ये एक टीम एफर्ट है। कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने का मतलब क्या है? मतलब सरकार एसेट्स क्रिएट करने पे ज्यादा खर्च कर रही है, जैसे फ्लाईओवर्स और पोर्ट्स, ना कि सैलरीज पर। सो ऑल दीज इनिशिएटिव्स आर इंटरकनेक्टेड, राइट? एब्सोल्युटली। एनएमपी से पैसा एनआईपी में जाता है और गति शक्ति एनआईपी प्रोजेक्ट्स को स्पीड अप करता है। सब जुड़ा हुआ है। Great. Rehearse this line. The government is using a multi-pronged strategy, including NIP, NMP, and Gati Shakti to boost infrastructure. And in short, the government has a clear vision and big money backing the future of India's infrastructure. So far, we saw the why and the what.
अब हम हाउ देखते हैं। टॉपिक 3, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी। Broad micro theme, the team up, government plus private companies. पीपीपी एक अरेंजमेंट है जहां सरकार और प्राइवेट कंपनी मिलकर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाते हैं। बेसिकली टीम अप। बिल्कुल, दिल्ली का एयरपोर्ट या मुंबई मेट्रो, ये सब बेस्ट एग्जांपल्स हैं पीपीपी के। सो गवर्नमेंट के पास हर प्रोजेक्ट के लिए पैसा या एक्सपर्टीज नहीं होती। करेक्ट, और प्राइवेट सेक्टर के पास एफिशिएंसी और टेक्नोलॉजी होती है। जब ये दोनों मिलते हैं तो बनता है पीपीपी। और इसकी जरूरत कब महसूस हुई? 1997 में राकेश मोहन कमेटी ने कहा था कि इंडिया का पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी डेवलपमेंट रोक रहा है। सोल्यूशन, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करो। ओके, तो इसके कोर एडवांटेजेस क्या हैं? 4 हैं। पहला, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। प्राइवेट कंपनी पैसा लाती है तो सरकार का बोझ कम होता है। राइट। दूसरा, एक्सपर्टीज एंड इनोवेशन। प्राइवेट सेक्टर बेस्ट टेक्नोलॉजी लाता है। ओके। तीसरा, इंक्रीज्ड एफिशिएंसी। प्राइवेट कंपनीज प्रोजेक्ट्स को टाइम पर और बजट में कंप्लीट करने पर फोकस करती हैं। और चौथा? रिस्क शेयरिंग। प्रोजेक्ट फेल होने का रिस्क सरकार और प्राइवेट कंपनी दोनों में बढ़ जाता है। इससे बेटर क्वालिटी के प्रोजेक्ट्स बनते हैं, जैसे मॉडर्न एयरपोर्ट्स और हाईवेज, जो पब्लिक सेक्टर अकेले शायद ना बना पाता। Precisely, PPP is a win-win model. If done right, it combines public good with private efficiency. तो पीपीपी का मतलब प्राइवेटाइजेशन नहीं है, एक पार्टनरशिप है। Correct. ओनरशिप यूजुअली सरकार के पास ही रहती है या एक फिक्स टाइम के बाद ट्रांसफर हो जाती है। इट्स अ कोलैबोरेशन, नॉट अ सेल। सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है पीपीपी का, पैसा या एफिशिएंसी? दोनों ही। But I'd say risk sharing is the most critical advantage. इससे ऐसे प्रोजेक्ट्स भी पॉसिबल हो जाते हैं जो बहुत रिस्की होते हैं। अच्छा, अगर प्रोजेक्ट में लॉस हो तो कौन बेयर करेगा? ये पहले से ही कंसेशन एग्रीमेंट में डिसाइड होता है। रिस्क को अप्रोप्रिएटली एलोकेट किया जाता है। क्या हर प्रोजेक्ट पीपीपी मॉडल के लिए सूटेबल है? नहीं, जिन प्रोजेक्ट्स में रेवेन्यू जनरेशन का क्लियर मॉडल हो, जैसे टोल रोड्स या एयरपोर्ट्स, वो पीपीपी के लिए बेस्ट होते हैं। सो इट्स अबाउट यूजिंग द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। एग्जैक्टली। सरकार का सोशल विजन और प्राइवेट सेक्टर का बिजनेस एक्यूमेन। Got it. Practice this. PPP is a cooperative venture that allocates resources, risk, and reward between public and private sectors. In short, PPP is the strategic partnership model to build world-class infrastructure faster and better. चलिए अब थोड़ा और डीप चलते हैं। टॉपिक 4, PPP इन्वेस्टमेंट मॉडल्स। Broad micro theme. How PPP deals actually work. ये अलग-अलग तरह के PPP एग्रीमेंट्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि प्रोजेक्ट में पैसा कौन लगाएगा, उसे चलाएगा कौन और रिस्क किसका होगा। इसके लिए कोई एनालॉजी है? हाँ, सोचो तुम एक घर बनवा रहे हो। एक ऑप्शन है कि तुम सारा पैसा दो और कॉन्ट्रैक्टर जस्ट बिल्ड्स इट। ये है EPC। Okay. दूसरा ऑप्शन है कि बिल्डर खुद पैसा लगाए, घर रेंट पर दे और 20 साल बाद घर तुम्हारा। ये है BOT। ये अलग-अलग मॉडल्स हैं। Interesting. तो PPP का कोई एक फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है? प्रोजेक्ट के हिसाब से मॉडल चूज किया जाता है? Let's see the main ones. फर्स्ट, EPC, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन। सरकार सारा पैसा देती है, प्राइवेट कंपनी सिर्फ प्रोजेक्ट डिजाइन और कंस्ट्रक्ट करती है। यहाँ सारा रिस्क सरकार का है। The simplest one. फिर आता है BOT, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। इसके 2 टाइप्स हैं। Okay. पहला, BOT मॉडल। प्राइवेट कंपनी पैसा लगाती है, रोड बनाती है, 15-20 साल तक टोल कलेक्ट करके प्रॉफिट कमाती है और फिर रोड सरकार को ट्रांसफर कर देती है। ट्रैफिक रिस्क प्राइवेट कंपनी का। और दूसरा? BOT एन्युटी मॉडल। सब कुछ BOT टोल जैसा, बट यहाँ प्राइवेट कंपनी को सरकार हर साल एक फिक्स्ड अमाउंट एन्युटी पे करती है। ट्रैफिक रिस्क सरकार का। एक में रिस्क प्राइवेट का, दूसरे में गवर्नमेंट का। इनके बीच में कुछ है? बिल्कुल, HAM, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। ये EPC और BOT एन्युटी का हाइब्रिड है। 40% पैसा सरकार देती है, 60% प्राइवेट कंपनी। रिस्क दोनों में शेयर हो जाता है। ये आजकल सबसे पॉपुलर है। और कोई मॉडल? हाँ, एक और है BOO, बिल्ड ओन ऑपरेट। प्राइवेट कंपनी प्रोजेक्ट बनाती है, ओन करती है और हमेशा के लिए ऑपरेट करती है। ये प्राइवेटाइजेशन के बहुत क्लोज है। ओके, क्विक क्विज। अगर ट्रैफिक कम हो तो BOT टोल मॉडल में किसका नुकसान होगा? प्राइवेट प्लेयर का, क्योंकि उनकी अर्निंग टोल कलेक्शन पर डिपेंडेंट है। समझे। हाँ, और BOT एन्युटी में? सरकार का, क्योंकि उन्हें तो फिक्स पेमेंट करनी है, चाहे ट्रैफिक आए या ना आए। HAM को हाइब्रिड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें फंडिंग और रिस्क दोनों को सरकार और प्राइवेट प्लेयर के बीच हाइब्रिड यानी मिक्स कर दिया जाता है। प्राइवेट कंपनीज EPC मॉडल क्यों प्रेफर करती हैं? क्योंकि उसमें उनका फाइनेंशियल रिस्क जीरो होता है, सारा पैसा सरकार दे रही है। और सरकार HAM मॉडल क्यों प्रेफर कर रही है? क्योंकि इससे उनका इनिशियल फाइनेंशियल बर्डन कम हो जाता है, सिर्फ 40% देना है और रिस्क भी शेयर हो जाता है। इट्स अ बैलेंस्ड अप्रोच। Got it. Rehearse the key difference. In BOT toll, revenue is from users. In BOT annuity, revenue is from the government. In short, choosing the right PPP model is like choosing the right game plan. It decides who does what and who takes the risk. तो what a journey. आज हमने इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर के कोर को समझा। हाँ, पहले हमने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ रोड्स और बिल्डिंग्स नहीं, बल्कि इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल डेवलपमेंट का इंजन है। फिर हमने सरकार के एम्बिशियस प्लान्स जैसे NIP और NMP को डिकोड किया, जिनका एम है इंडिया का चेहरा बदलना। और फाइनली हमने PPP मॉडल और उसके डिफरेंट टाइप्स EPC, BOT और HAM को डिटेल में समझा। द अल्टीमेट टीम अप फॉर बिल्डिंग अ न्यू इंडिया। अब थोड़ा सेल्फ टेस्ट। ओके। पहला, हाउ वुड यू रिकॉल द मेन सेगमेंट्स ऑफ आवर डिस्कशन टुडे? एक स्टोरी की तरह सोचो। द नीड, द प्लान, द पार्टनरशिप। द नीड, द प्लान, द पार्टनरशिप। सिंपल। दूसरा, अगर किसी दोस्त को EPC और HAM मॉडल में डिफरेंस बताना हो तो सबसे सिंपल एनालॉजी क्या दोगे? रिमेंबर द हाउस बिल्डिंग एग्जांपल? गॉट इट। तीसरा, मेमोराइजेशन, ट्वीक। PPP के एडवांटेजेस को याद रखने के लिए एक एक्रोनिम सोचो, जैसे राइज, रिसोर्सेज, इनोवेशन, शेयरिंग रिस्क, एफिशिएंसी। राइज, नाइस। चौथा, कनेक्ट, PM, गति शक्ति और NIP के प्रोजेक्ट्स को कैसे हेल्प करता है। याद करो द कोऑर्डिनेशन पार्ट। पांचवा, डिस्टिंग्विश, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन NIP और नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन NMP में की डिफरेंस क्या है? एक नया बनाने के लिए है, दूसरा पुराने से फंड लाने के लिए। एंड लास्ट वन, एक्सप्लेन, इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों जरूरी है। गांव और शहर को कनेक्ट करने वाला पॉइंट याद रखना। परफेक्ट।
Here's a simple challenge. अपने सिटी या टाउन के पास कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, फ्लाईओवर, मेट्रो, हाईवे ढूंढो. थोड़ा ऑनलाइन रिसर्च करके पता लगाओ कि क्या वो एक पीपीपी प्रोजेक्ट है, और अगर है तो कौन सा मॉडल यूज हुआ है. Cool ना, बहुत अच्छा आइडिया. Now go ahead, try narrating this whole story of infrastructure in your own voice. थोड़ा confident tone में, समझे? You are now more informed than most people on how India is being built brick by brick. Almost 500 लोग मरते हैं. 500. That's a huge number. हाँ, ये कोविड पैंडेमिक के पीक से भी ज्यादा है. बेसिकली हमारे हाईवेज और स्ट्रीट्स जितना हमें कनेक्ट करते हैं उतने ही डेंजरस भी हैं. तो आज हम इसी वर्ल्ड में एक डीप डाइव करेंगे. Exactly. आज हम इंफ्रास्ट्रक्चर की पूरी कहानी को समझेंगे. देखो, ये एक मल्टी टॉपिक लेक्चर है, स्पेशली फॉर यू. हमारा लर्निंग मैप एकदम सिंपल है. Okay, let's hear it. फर्स्ट हम देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इतना एसेंशियल क्यों है. Right. देन वील डिकोड द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल. Okay, PPPs. Got it. इसके बाद अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के लैंड रिफॉर्म्स के ऑब्जेक्टिव्स पर बात करेंगे. फिर आएगा अ बिग वन, इंडिया का लॉजिस्टिक सेक्टर, प्रॉब्लम से लेकर सॉल्यूशंस तक. एंड फाइनली और आखिर में अ डीप डाइव इनटू द रोडवेज सेक्टर, नेशनल हाईवे से लेकर रोड सेफ्टी तक. सो लेट्स स्टार्ट. समझे? साउंड्स ग्रेट. चलो पहला टॉपिक शुरू करते हैं. इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड द ब्रॉड माइक्रो थीम इज कनेक्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विद रैपिड एंड सस्टेनेबल ग्रोथ. ओके, सो फर्स्ट अ शॉर्ट डेफिनेशन. इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली किसी भी मॉडर्न इकोनॉमी की बैकबोन है. इसमें रोड्स, रेलवेज, इलेक्ट्रिसिटी, डिजिटल नेटवर्क्स, मतलब सब कुछ आता है. परफेक्ट. और एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं. इमेजिन करो तुम्हारे गांव तक एक नया हाईवे बन गया. ओके. अब फार्मर्स अपनी क्रॉप्स इजीली शहर ले जा सकते हैं, एक नया स्कूल खुल सकता है, और अमेज़न की डिलीवरी भी टाइम पर आएगी. दैट्स द पावर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. समझे? हाँ, ये तो एकदम क्लियर पिक्चर है. चलो कंटेंट डिस्कशन में चलते हैं. इंट्रोडक्शन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोकस हाल के वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर ड्रास्टिकली बढ़ा है. बिल्कुल. ये नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन और गति शक्ति जैसे इनिशिएटिव्स में क्लियरली दिखता है. राइट. एंड द बैकग्राउंड, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, बात यह है कि गुड क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना मॉडर्न इंडस्ट्रीज सिंपली प्रॉस्पर नहीं कर सकती. उन्हें पावर, कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट सब चाहिए. तो इसका कोर लॉजिक क्या है? मुझे लगता है दो मेन पिलर्स हैं. फर्स्ट, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ. एग्जैक्टली. इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्न इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करता है, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है. बेटर रोड्स मतलब फास्टर मूवमेंट ऑफ गुड्स. जिससे बिजनेस बढ़ता है. और दूसरा पिलर? दूसरा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट. इसमें रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सोलर पार्क्स, एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे मेट्रो और सस्टेनेबल इरिगेशन फैसिलिटीज शामिल हैं. ये सब हमें सस्टेनेबिलिटी की तरफ ले जाते हैं. सो इट्स नॉट जस्ट ग्रोथ, इट्स ग्रीन ग्रोथ. एग्जैक्टली. इसका रियल वर्ल्ड इंपैक्ट तो बिल्कुल क्लियर है. जब इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होता है तो बिजनेस की कॉस्ट कम होती है और ग्रोथ ऑटोमेटिकली तेज हो जाती है. बिल्कुल. सो इन कंक्लूजन, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर बोथ रैपिड एंड सस्टेनेबल ग्रोथ. ये याद रखना. ओके, अब थोड़ा क्रॉस क्वेश्चनिंग हो जाए टू सॉलिडिफाई दिस. श्योर, ऑफ कोर्स. सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के दो एग्जांपल्स बताओ. इजी. पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे मेट्रो और रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सोलर पावर प्लांट्स. गुड. व्हाट आर द मेन चैलेंजेस फेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट? The two big ones are private sector का poor participation and a shortage of skilled human resource. गवर्नमेंट के कौन से इनिशिएटिव्स हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस दिखाते हैं? The two major ones to remember are the National Infrastructure Pipeline and गति शक्ति. ये नाम इंपॉर्टेंट है. हाउ डज गुड इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट एम्प्लॉयमेंट? थोड़ा डिटेल में बताओ. देखो, कंस्ट्रक्शन में तो डायरेक्ट जॉब्स मिलती ही हैं, बट लॉन्ग टर्म में इट सपोर्ट्स फैक्ट्रीज एंड बिजनेसेस व्हिच क्रिएट्स परमानेंट लॉन्ग टर्म जॉब्स. दैट्स द रियल इंपैक्ट, यू नो. राइट. और रैपिड और सस्टेनेबल ग्रोथ में क्या कनेक्शन है? सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस जैसे एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट रिसोर्सेज बचाती हैं. दिस हेल्प्स टू सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ इन द लॉन्ग टर्म. इट्स अबाउट बीइंग फास्ट एंड स्मार्ट. Cool, ना? बहुत cool. Okay, now pause and practice saying infrastructure investment drives both rapid and sustainable economic growth. And here's a mini recap. In short, good infrastructure isn't just about building things. It's about building a foundation for a fast and green economy. So far, we saw why infrastructure is the backbone. अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और पीपीपी. Public-private partnership, PPP. Broad macro theme is leveraging private sector for public infrastructure. Let's start with a simple definition. PPP basically government और private sector के बीच एक cooperation है for infrastructure projects. इसमें resources, expertise और risk दोनों parties share करती हैं. एंड फॉर अ रियल लाइफ एग्जांपल, दिल्ली या मुंबई का एयरपोर्ट देखो, उसे एक प्राइवेट कंपनी जैसे जीएमआर और अदानी ऑपरेट करती है ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट. ये एक क्लासिक पीपीपी प्रोजेक्ट है. Right. Now for the content discussion. Introduction. इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में एक मेजर चैलेंज पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर रहा है. हाँ, और राकेश मोहन कमेटी ने रेकमेंड किया था कि प्राइवेट प्लेयर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए, मेनली थ्रू पीपीपी. Okay. And the background is simple, I guess. गवर्नमेंट के पास अकेले इतने बड़े प्रोजेक्ट्स फंड करने के लिए हमेशा रिसोर्सेज नहीं होते. एग्जैक्टली. पीपीपी इस गैप को फिल करता है. इट ब्रिंग्स इन द मनी. Here's where it gets really interesting. The core logic. PPP जरूरी क्यों है? 3 key reasons. 1. Mobilization of resources. प्राइवेट सेक्टर पैसा और इन्वेस्टमेंट लेकर आता है. सेकंड, एक्सपर्टीज एंड एफिशिएंसी. प्राइवेट कंपनीज प्रोजेक्ट्स को ज्यादा एफिशिएंटली मैनेज कर सकती हैं. एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिस्क शेयरिंग. हाँ, रिस्क शेयरिंग. अगर प्रोजेक्ट फेल होता है तो इसका रिस्क गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी के बीच डिवाइड हो जाता है. इसका रियल वर्ल्ड इंपैक्ट हम सब ने देखा है. पीपीपी मॉडल से वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट्स, हाईवेज एंड पोर्ट्स बने हैं जो गवर्नमेंट अकेले शायद इतनी जल्दी नहीं बना पाती. So the conclusion is this. To make any PPP successful, a good concession agreement is the key. ये पब्लिक और प्राइवेट एंटिटी के बीच सारे टर्म्स एंड कंडीशंस डिफाइन करता है. इट्स द रूल बुक एक तरह से. ओके, लेट्स चेक आवर अंडरस्टैंडिंग. पीपीपी का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? रिस्क शेयरिंग. गवर्नमेंट पर पूरा फाइनेंशियल बर्डन नहीं आता अगर कुछ गलत हो जाए.
किस कमेटी ने पीपीपी को प्रमोट करने की बात की थी? द राकेश मोहन कमेटी, ये नाम याद रखना, इट्स इंपॉर्टेंट। ओके, क्या पीपीपी सिर्फ मनी के बारे में है? बिल्कुल नहीं। इट्स ऑल्सो अबाउट ब्रिंगिंग इन प्राइवेट सेक्टर एक्सपर्टीज एंड मैनेजमेंट एफिशिएंसी टू गेट थिंग्स डन बेटर एंड फास्टर। एयरपोर्ट के अलावा पीपीपी का कोई और एग्जांपल? ऑफ कोर्स, कई सारे नेशनल हाईवेज बीओटी मतलब बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल पर बने हैं। वो भी पीपीपी का ही एक फॉर्म है। एंड अ कंसेशन एग्रीमेंट क्या होता है? सिंपली इट्स द लीगल रूल बुक फॉर द पार्टनरशिप। कौन क्या करेगा, कितने टाइम के लिए और प्रॉफिट लॉस कैसे शेयर होगा, सब कुछ इसमें लिखा होता है। ओके। Rehearse this. PPP combines public goals with private efficiency. And the mini recap. In short, PPP is like a team up between the government and private companies to build big things faster and better. So we've seen how to build infrastructure. अब हम देखते हैं a foundational reform, land reforms. The logistics sector, broad micro theme, the art and science of moving goods efficiently. Definition first. Logistics is the management of the flow of goods from the point of origin to the point of consumption. इसमें transportation, warehousing, packaging, मतलब सब कुछ आता है. Here's a simple real life example. तुमने Amazon पर एक फोन ऑर्डर किया, Okay, फैक्ट्री से निकलकर वेयरहाउस में स्टोर होकर और फिर ट्रक से तुम्हारे घर तक आना, ये पूरा प्रोसेस लॉजिस्टिक्स है। simple. Time for the discussion. For the introduction, here's a shocking fact. India में logistics cost is 14-18% of GDP, जबकि global benchmark सिर्फ 8% है. Wow, that makes our products so expensive. That's a big problem. It is. The background to this is that India's ranking in the Logistics Performance Index is 38 out of 139 countries. हमारा target है to be in the top 25 by 2030. So we have a long way to go. तो इसका कोर लॉजिक क्या है? What are the key problems? First, a complex regulatory environment. 20 government agencies, 37 export councils. It's very complicated. Okay, what else? Second, a heavy dependency on roads. 66% of goods travel by road, which is less efficient for long distances compared to railways or waterways. Right. And third, the absence of a multimodal system. मतलब ट्रेन से ट्रक पर सामान शिफ्ट करना बहुत स्लो और कॉस्टली है। And there's more. Fourth, poor tech adoption. Most work is still manual, automation बहुत कम है. And fifth, a lack of skilled human resource. Logistics management experts की कमी है. इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट सोचो। पुअर लॉजिस्टिक्स की वजह से मुंबई के बिजनेस को नेदरलैंड से स्टील इंपोर्ट करना दुर्गापुर से मंगवाने से सस्ता पड़ता है। कैन यू बिलीव दैट? That's crazy. So the conclusion is clear. To fix this, we need a streamlined framework, a multimodal approach, and much better technology. अब क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं। इंडिया की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट ग्लोबल बेंचमार्क से कितनी ज्यादा है? Almost double, 14 to 18% compared to the global 8%. लॉजिस्टिक्स में मल्टीमोडल का क्या मतलब है? Using different modes of transport, जैसे road, rail, and water, seamlessly in a single journey. एक ही टिकट पर, समझो. What is the main target of the national logistics policy? तो reduce logistics cost to 8% of GDP and get India into the top 25 of the Logistics Performance Index. Give me one example of technology in logistics. Automated sorting at warehouses or using GPS for real-time tracking of trucks. रोड ट्रांसपोर्ट पर हेवी डिपेंडेंसी प्रॉब्लम क्यों है? Because it's more expensive and less fuel efficient for long distances compared to railways or waterways, है ना? बिल्कुल. Okay, practicing this. Efficient logistics is key to making a country's businesses competitive. And the mini recap. In short, logistics is the hidden network that runs our economy, and making it cheaper and faster is a national priority. Okay, so logistics is crucial. And logistics का सबसे बड़ा component क्या है? Roads. चलो, अब roadway sector की journey पर चलते हैं. The roadway sector. And the broad micro theme is India's lifelines, growth, challenges, and safety. Simple definition to start. The roadway sector includes everything from massive national highways to small village roads. And a real-life example, that 8-lane expressway connecting big cities and the small single-lane road leading to your grandparents' village, both are part of India's massive road network. Let's discuss introduction. India has the second largest road network in the world, 66 lakh kilometers. 66 lakh? It handles 67% of freight and 88% of passenger traffic. It's truly our economy's lifeline. इसका background भी interesting है. After the 1991 reforms, road development just exploded. In 66 lakh kilometer में से 43 lakh kilometers पिछले 30 सालों में बने. That's incredible growth. Now for the core logic, which is a multi-part story. First, why this rapid growth? Reasons include delinking road building from employment, allowing machines, creating institutions like NHAI, more funding, and schemes like Bharatmala. Second, the mighty national highways. They're just 2% of our roads, but carry 40% of the traffic. So they're super important. Third, key challenges. एक है ribbon development. Highways के किनारे unplanned shops और buildings बन जाती हैं. जिससे expansion मुश्किल हो जाता है. Exactly. Another huge challenge is safety. 1.68 lakh deaths in 2022. Our roads are among the most unsafe in the world. And of course, congestion, especially in cities. Fourth, we have rural roads in the PMGSY scheme. The Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana has connected 99.6% of target villages, which is a huge achievement. But now, maintenance is a big challenge. Right. And finally, road safety and Bharat NCAP. The government is focusing on a 4E strategy: education, engineering, enforcement, emergency care, and has launched Bharat NCAP, our own car safety rating system. The real world impact is a double-edged sword. Good roads connect markets and people, but unsafe roads cost us 3% of our GDP every year. So the conclusion is this. The future is about building not just more roads, but smarter, safer and well-maintained roads. Okay, quick check. National highways हमारे road network का कितना % है और कितना traffic carry करते हैं? Just 2% of roads, but they carry a massive 40% of the traffic. Remember this ratio.
रिबन डेवलपमेंट क्या है? It's the unplanned construction along highways, which looks like a ribbon and makes future road widening very difficult. PMGSY स्कीम का मेन अचीवमेंट क्या है? It has successfully connected almost all targeted rural habitations with all-weather roads. It's a game changer for rural India. What is Bharat NCAP? It's India's own car safety testing program that gives star ratings to vehicles, helping buyers make safer choices. और रोड एक्सीडेंट्स का मेन कॉज क्या है? Overspeeding and violation of other traffic rules, it's more about driver behavior than just bad roads, you know? Right. Now, rehearse this. India's roadway sector is a story of rapid expansion facing critical challenges of safety and maintenance. And the mini recap. In short, we've built a massive road network, but now the big job is to make it safe, efficient, and sustainable. So that was a whirlwind tour, दोस्त. What a journey. हमने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ की फाउंडेशन कैसे है. Let's do an enthusiastic recap. The broad micro theme was Connecting infrastructure with India's future. Right. We saw infrastructure investment is essential for both rapid and sustainable growth. then we learned that Triple P is a smart way to combine government goals with private sector muscle. We understood that logistics is the invisible engine of our economy, and we need to make it more efficient. And finally, we explored the vast roadway sector, its incredible growth, its deadly safety problem, and the solutions being worked on. Perfect. Up to make sure this all sticks, here are 6 quick content probes for everyone listening. Thoda soch lo. 1. How would you recall the 4 pillars of the National Logistics Policy? Hint, think digital, unified, ease, and system. 2. Quick guide. What's the main difference between PPP and the government doing everything itself? Socho in terms of risk. 3. Suggest a memorization tweak for the 4 E's of road safety. Education, engineering, baki do kya the? 4. How can you visually remember ribbon development? Imagine a road and things sticking to it like tape. 5. Why is just 2% of our road network, national highways, so incredibly important? 6. PMGSY का main success क्या है और main challenge क्या है? One line for each. Great stuff. And now for your final challenge. Simple है? The next time you're on a road, just for 2 minutes, count how many traffic rule violations you see. It could be a person without a helmet, someone jumping a signal, or driving on the wrong side. It'll show you why road safety is such a big deal. Now go ahead, try narrating one of these topics in your own voice. थोड़ा confident tone में समझे. Knowledge is most valuable when you can share it. Topic name, Indian Railways का infrastructure, broad micro theme, understanding the backbone of India, a deep look into Indian Railways. सोचो एक ऐसा देश जो हर वक्त मूव कर रहा है. एक ऐसी कंट्री जहां हर दिन ऑस्ट्रेलिया की पूरी पॉपुलेशन ट्रेन में ट्रैवल करती है. That's the scale of Indian Railways. मतलब literally 2.4 crore passengers daily. Absolutely. पर एक बड़ा सवाल उठता है. क्या ये जायंट हेल्दी है? इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मॉडर्न है और ये प्रॉफिटेबल है भी या नहीं? लेट्स फाइंड आउट. तो आज दोस्तों हम इंडियन रेलवेज की पूरी कहानी समझेंगे. We'll start with some mind blowing data, फिर हम देखेंगे इसके मेजर चैलेंजेस जैसे एजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और रेवेन्यू लॉस. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट के बड़े इनिशिएटिव्स जैसे नेशनल रेल प्लान और गेम चेंजिंग डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स. एंड फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रेलवे सेफ्टी और इसकी की टेक्नोलॉजी कवच, उसको भी डिकोड करेंगे. रेडी हो? चलो शुरू करते हैं. जा रही है और वो भी सिर्फ ट्रेन से. दैट इज द डेली जॉब ऑफ इंडियन रेलवेज. तो चलिए कुछ फाउंडेशनल डेटा से शुरू करते हैं. इसकी शुरुआत 1853 में हुई थी. पहली ट्रेन मुंबई से थाने. तब से अब तक इन 170 इयर्स में इसने एक जायंट लीप ली है. एंड हियर्स द कॉल लॉजिक ऑफ इट्स स्केल. पैसेंजर ट्रैफिक में ये दुनिया में लार्जेस्ट है. डेली 2.4 करोड़ पैसेंजर्स. पर फ्रेट ट्रैफिक में इट्स द 4th लार्जेस्ट. और नेटवर्क साइज भी तो मैसिव है. वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट नेटवर्क, 68,000 किलोमीटर से ज्यादा का रूट लेंथ. इसमें 7,000 से ज्यादा स्टेशन हैं और 13,000 ब्रिजेस. बाप रे. और एक और फैसिनेटिंग बात, ये देश का सिंगल लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है. 12.5 लाख से ज्यादा एम्प्लॉइज. तो रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट एकदम क्लियर है. ये सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट मीडियम नहीं है, ये इंडिया की इकोनॉमी और लोगों की लाइफलाइन है. इट कनेक्ट्स इंडिया. So in conclusion, Indian Railways is not just a transport service, it's a colossal national institution. ये बात याद रखना. 2.4 crore passengers daily. ये नंबर तो इंसेन है. तो ये वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है कंफर्म्ड. यस, इन टर्म्स ऑफ पैसेंजर वॉल्यूम इंडियन रेलवेज नंबर 1 है ग्लोबली. बट फ्रेट ट्रैफिक में हम चौथे नंबर पर हैं. और ये लार्जेस्ट एम्प्लॉय वाली बात. मतलब कोई भी सिंगल प्राइवेट कंपनी इंडिया में इतने लोगों को एम्प्लॉय नहीं करती. एग्जैक्टली. सोचिए एक सिंगल एंटिटी इतने लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल है. इट्स ह्यूज. 1853 से 2024 तक. What a journey. इंडीड. और अब आगे की जर्नी और भी चैलेंजिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है. Okay, here's the key takeaway. Now pause and practice saying this part aloud. Indian Railways is the world's largest passenger carrier and India's single largest employer. इन शॉर्ट, रेलवेज एक मैसिव नेटवर्क है जो डेली बहुत बड़ी संख्या में लोगों और सामान को ट्रांसपोर्ट करता है, which makes it critical for India. तो स्केल तो समझ आ गया. अब बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की. मतलब इतने बड़े नेटवर्क को मेंटेन और अपग्रेड करने के लिए पैसा आ कहां से रहा है? कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपेक्स बेसिकली वो पैसा है जो रेलवेज अपनी कैपेसिटी बढ़ाने पे खर्च करता है, जैसे नई लाइंस बनाना, नई ट्रेन्स खरीदना वगैरह. ये बिल्कुल वैसा है जैसे तुम अपनी पॉकेट मनी सेव करके एक नया बेटर फोन खरीदते हो. आई सी. और पिछले कुछ सालों में ये इन्वेस्टमेंट काफी तेजी से बढ़ा है, राइट? फोकस मॉडर्नाइजेशन पे लगता है. करेक्ट. द नंबर्स टेल द स्टोरी. फाइनेंशियल ईयर 2024 में कैपेक्स था 2.62 लाख करोड़. ये बहुत बड़ा अमाउंट है. और 2024-25 के बजट में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को 2.55 लाख करोड़ अलॉट हुए हैं. ये आंकड़े सुनने में तो इंप्रेसिव हैं, लेकिन मॉडर्नाइजेशन की बातें तो हम कई सालों से सुन रहे हैं. इस बार अलग क्या है? That's a fair question. The difference is the concentrated spending on high impact projects. ये पैसा न्यू लाइंस, गेज कन्वर्जन्स और मेजर लाइन इंप्रूवमेंट्स में जा रहा है. और फंडिंग सोर्सेज भी अब डाइवर्स हैं.
मेजर पैसा तो गवर्नमेंट बजट से आता है, पर सिग्निफिकेंट अमाउंट रेलवे के अपने रेवेन्यू से, लोन से और निर्भया फंड जैसे स्पेशल सोर्सेज से भी आता है। तो हाई इन्वेस्टमेंट का मतलब है बेटर ट्रेन्स, फास्टर ट्रैवल और ज्यादा कनेक्टिविटी। लेकिन एक डाउट है, अगर बजट एलोकेशन 2.55 लाख करोड़ है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर 2.62 लाख करोड़ कैसे हो सकता है? गुड कैच। वो इसलिए क्योंकि बजट तो बस एक हिस्सा है। जब आप रेलवेज की इंटरनल रिसोर्सेज, मार्केट से लिए गए लोन्स और निर्भया फंड जैसे स्पेशल फंड्स को जोड़ते हैं तो टोटल इन्वेस्टमेंट बजट एलोकेशन से ज्यादा हो जाता है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक सोर्स से नहीं आता, इट्स अ मिक्स ऑफ Inspire फंड्स। तो इस मैसिव इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट ग्राउंड पर दिख रहा है। यस, वंदे भारत ट्रेन्स, इलेक्ट्रिफिकेशन की तेज रफ्तार और नई लाइंस का कंस्ट्रक्शन, ये सब उसी हाई केपेक्स का रिजल्ट है। Okay, here's the line to rehearse. Practice saying, Railways capital expenditure is over 2.6 lakh crore rupees, funded by the budget, internal resources and loans. इन शॉर्ट, गवर्नमेंट रेलवेज के इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड में मल्टीपल फंडिंग चैनल्स के थ्रू हेवी इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो सरकार पैसा तो बहुत लगा रही है, लेकिन क्या सिर्फ पैसा डालने से इस जायंट सिस्टम की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी? बिल्कुल नहीं। असली चैलेंजेस इसके बिजनेस मॉडल और डेकेड्स पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर में है। These are the hurdles that are stopping railways from becoming fast, safe and profitable. इट्स लाइक ट्राइंग टू ड्राइव एन ओल्ड रस्टी कार। उसकी चेन उतरती है, ब्रेक ठीक से नहीं लगते। इंडियन रेलवेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कई जगहों पर बिल्कुल वैसा ही है। ये प्रॉब्लम्स आज की नहीं है, डेकेड से डेवलप हुई हैं। Exactly. पहला इशू है एजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ट्रैक्स, ब्रिजेस, सिग्नलिंग सिस्टम्स सब ओल्ड हो गए हैं। मेंटेनेंस एक कांस्टेंट बैटल है। दूसरा और शायद सबसे बड़ा इशू पैसेंजर ट्रैफिक लॉसेस। एक मिनट, 60,000 करोड़ का घाटा पैसेंजर ट्रैवल से, इतनी भीड़ होने के बावजूद भी। ये बात कुछ समझ नहीं आई। हाउ इज दैट पॉसिबल? इज बिकॉज पैसेंजर फेयर्स बहुत लो रखे गए हैं, समझे? वो पॉलिटिकली सेंसिटिव इशू है। इसको समझने का एक अच्छा तरीका है ऑपरेटिंग रेशियो, मतलब 100 रुपए कमाने के लिए रेलवेज को कितना खर्च करना पड़ता है। एक हेल्दी बिजनेस में ये 75-80 होना चाहिए। इंडियन रेलवेज का 98-99 रहता है। ओह, मतलब पूरी कमाई खर्चे में ही निकल जाती है। हाँ, और पैसेंजर फेयर्स बढ़ाना हमेशा से एक पॉलिटिकल रिस्क रहा है, तो इसका पूरा बोझ फ्रेट पे डाल दिया जाता है, जिससे वो महंगा हो जाता है। और ट्रक से कंपटीशन हार जाता है। सो इन अ वे सस्ते पैसेंजर टिकट की कीमत देश की लॉजिस्टिक्स चुका रही है। यू हिट द नेल ऑन द हेड। इसी को क्रॉस सब्सिडाइजेशन कहते हैं। और इसी फाइनेंशियल स्ट्रेन की वजह से दूसरी प्रॉब्लम्स आती हैं। सीरियस सेफ्टी कंसर्न्स है, लैक ऑफ प्राइवेट पार्टिसिपेशन है, और कार्गो सेगमेंट में रेलवेज अपना फ्रेट शेयर रोड्स को लूज कर रहा है। रोडवेज का शेयर 67% है, रेलवेज का बस 25-30%। एंड रेलवेज इज हेवीली डिपेंडेंट ऑन बल्क आइटम्स लाइक कोल। अगर कल को कोल यूज कम हो गया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। दैट्स व्हाई डाइवर्सिफिकेशन इज क्रिटिकल। इन सब का रियल वर्ल्ड इंपैक्ट क्या है? ट्रेन्स लेट होती हैं, सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज होती है और देश की लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ जाती है। इट्स अ मल्टीफैसेटेड चैलेंज, सब इंटरकनेक्टेड है। Okay, that's a lot to observe. Let's practice the core of the problem. Practicing this part aloud. The main challenges are aging infrastructure, passenger segment losses, fueled by a high operating ratio and declining freight share. इन शॉर्ट, इंडियन रेलवेज पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर और एक ऐसे बिजनेस मॉडल से स्ट्रगल कर रही है जहां लॉस मेकिंग पैसेंजर सेगमेंट फ्रेट से होने वाले प्रॉफिट्स को खत्म कर देता है। So, we've seen the problems. अब देखते हैं solutions. Let's talk about the National Rail Plan 2030. ये इंडियन रेलवेज का फ्यूचर लुकिंग मास्टर प्लान है। द गोल इज टू मेक द सिस्टम फ्यूचर रेडी बाय 2030। इमेजिन यू आर प्लानिंग 10 years ahead for your career। ये प्लान रेलवेज के लिए कुछ वैसा ही है। तो इसमें कोर शिफ्ट क्या है? पहले तो डिमांड बढ़ती थी, फिर ट्रेन बढ़ाते थे। करेक्ट। द प्लान इज टू शिफ्ट फ्रॉम बीइंग रिएक्टिव टू प्रोएक्टिव। अब प्लान ये है कि डिमांड को प्रिडिक्ट करके पहले से ही कैपेसिटी क्रिएट की जाए। मेन टारगेट सबसे इंपॉर्टेंट, फ्रेट में रेलवेज का शेयर 25-30% से बढ़ाकर 45% करना बाय 2030। 45%? ये तो बहुत एम्बिशियस टारगेट है। How will this be achieved? द की इज स्पीड। प्लान है फ्रेट ट्रेन्स की एवरेज स्पीड को 50 किलोमीटर पर आवर तक ले जाना। अभी ये सिर्फ 25-30 किलोमीटर पर आवर है। इसके अलावा 100% इलेक्ट्रिफिकेशन, मल्टी ट्रैकिंग और नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स आइडेंटिफाई करना भी गोल्स है। And what about sustainability? क्या वो भी प्लान का हिस्सा है? यस, रिन्यूएबल एनर्जी पर बड़ा फोकस है। टारगेट है कि रेलवेज 2030 तक 30 गीगावाट्स रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करे। अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो इंडिया की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट्स कम हो जाएगी और ट्रांसपोर्ट फास्टर और क्लीनर होगा। सो दैट्स कूल ना। एवरेज स्पीड डबल करने की बात तो ठीक है, पर लोडिंग अनलोडिंग टर्मिनल्स का क्या? उनकी टेक्नोलॉजी तो वही पुरानी है। क्या प्लान वहां कर फेल नहीं हो जाएगा? दैट्स अ वेरी शार्प पॉइंट। व्हाइल डेडिकेटेड ट्रैक्स पहला स्टेप है, प्लान में मॉडर्न टर्मिनल्स बनाना और लास्ट माइल कनेक्टिविटी इंप्रूव करना भी इंक्लूडेड है। विजन एंड टू एंड है, पर फर्स्ट एंड मोस्ट क्रिटिकल पार्ट है फ्रेट और पैसेंजर ट्रैफिक को सेपरेट करना। All right, let's lock in this concept. Practice. The National Rail Plan aims to make railways future ready, targeting a 45% freight share by 2030 by being proactive. इन शॉर्ट, नेशनल रेल प्लान एक प्रोएक्टिव विजन है रेलवेज की फ्रेट कैपेसिटी और एफिशिएंसी को 2030 तक बूस्ट करने के लिए। अब बात करते हैं नेशनल रेल प्लान के सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स। एग्जैक्टली। डीएफसीज स्पेशल हाई स्पीड रेलवे लाइंस है जहां सिर्फ गुड्स ट्रेन्स मतलब फ्रेट चलेंगे, कोई पैसेंजर ट्रेन नहीं। इसे ऐसे सोचिए जैसे शहर में ट्रक्स के लिए एक सेपरेट नो ट्रैफिक सुपर हाईवे बना दिया हो। And this was planned because existing tracks पर पैसेंजर ट्रेन्स को प्रायोरिटी मिलती है, जिससे गुड्स ट्रेन्स बहुत लेट हो जाती हैं। करेक्ट। मैं रिसेंटली एक फ्रेट ऑपरेटर से बात कर रही थी। उन्होंने बताया कि उनका ट्रक 24 घंटे में दिल्ली से मुंबई माल पहुंचा देता है, जबकि उनकी ट्रेन को 3 दिन लग जाते हैं क्योंकि उसे हर पैसेंजर ट्रेन के लिए रुकना पड़ता है। डीएफसी इसी 3 दिन को 1 दिन बनाने का प्रोजेक्ट है। Wow, that one story explains everything. तो मेन डीएफसीज कौन से हैं अभी? 2 है। ईस्टर्न डीएफसी लुधियाना से सोनानगर तक वर्ल्ड बैंक फंडेड, एंड द वेस्टर्न डीएफसी दादरी से जेएनपीटी पोर्ट मुंबई तक जापान फंडेड। और ये लगभग रेडी हैं। ईस्टर्न डीएफसी 100% ऑपरेशनल है एंड वेस्टर्न डीएफसी 85% ऑपरेशनल है। और इनका इंपैक्ट क्या होगा? स्पीड जंप तो मैसिव होगा। इट्स अ गेम चेंजर।
फ्रेट ट्रेन्स की एवरेज स्पीड 26 किलोमीटर पर आवर से बढ़कर 70 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, प्लस रेगुलर ट्रैक्स फ्री हो जाएंगे, तो पैसेंजर ट्रेन्स भी टाइम पर चलेंगी. इट्स अ विन विन. 70 kilometers per hour average speed. That's almost triple. Yes, because there will be no stopping. It's a clear track. Does this also help with pollution? Absolutely. ट्रेन्स ट्रक्स से कहीं ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट है. एक ट्रेन कई ट्रक्स का लोड ले जाती है, सो लेस कार्बन फुटप्रिंट. Okay, let's rehearse this. Practice saying DFCs are exclusive high-speed corridors for freight trains, like the Eastern and Western DFCs, designed to triple their average speed. इन शॉर्ट, डीएफसीज गुड ट्रेन्स के लिए सुपर हाईवेज हैं जो स्पीड को ड्रामेटिकली इंक्रीज करेंगे और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करेंगे. चलो अब सबसे क्रिटिकल इशू पर आते हैं, रेलवे सेफ्टी. स्पीड और कैपेसिटी ठीक है, बट सबसे इंपॉर्टेंट है सेफ्टी. Recent accidents जैसे बालासोर और दार्जिलिंग, they have been a serious wake-up call. ये हमेशा से एक कंसर्न रहा है, पर रीसेंट एक्सीडेंट्स ने सबका ध्यान खींचा है. इसके रीजंस कॉम्प्लेक्स हैं. पहला तो इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज, एजिंग ट्रैक्स, ब्रिजेस, आउटडेटेड सिग्नलिंग सिस्टम्स. Then there are human resource challenges. Overworked staff से human errors होना एक बड़ा कारण है. कई बार semi-skilled लोग sophisticated systems handle करते हैं. But the biggest issue is the technology gap. Game-changing anti-collision system, कवच, 3% से भी कम नेटवर्क पर इंस्टॉल्ड है, और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग भी सिर्फ 46% स्टेशंस पर है. What? Less than 3% for कवच? ये तो shockingly low है. इतना क्रिटिकल सेफ्टी सिस्टम, इतना स्लो रोल आउट क्यों? इसके कई रीजंस हैं. कवच एक कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है, इसके डिफरेंट वर्जन्स हैं, और सिस्टम को कंप्लीटली बग फ्री बनाना बहुत जरूरी है बिफोर अ मैस रोल आउट. इट टेक्स टाइम. और ये इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग क्या चीज है? कैन यू एक्सप्लेन इट बेटर? सोच लीजिए, पहले स्टेशन मास्टर हाथ से लीवर खींचकर ट्रैक बदलते थे. उसमें गलती की गुंजाइश थी. इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग एक कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है जो इस गलती को ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बना देता है. द सिस्टम चेक्स एवरीथिंग. इट्स लाइक अ डिजिटल लॉक जो कन्फ्लिक्टिंग मूवमेंट्स को रोकता है. तो सोल्यूशन है मोर टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी इज की, बट उसके साथ साथ स्किल्ड मैन पावर और कंटिन्यूअस इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स भी उतनी ही जरूरी हैं. तीनों को एक साथ आगे बढ़ाना होगा. द रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट इज दैट एवरी एक्सीडेंट लीड्स टू लॉस ऑफ प्रेशियस लाइव्स और पब्लिक ट्रस्ट को इरोड करता है. Got it. Time to practice this critical point. Railway safety issues are due to aging infra, human error, and slow implementation of technologies like Kavach and electronic interlocking. इन शॉर्ट, रेलवे सेफ्टी को इम्प्रूव करने के लिए अ मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच चाहिए. ओल्ड इंफ्रा को अपग्रेड करना, स्टाफ को ट्रेन करना और टेक्नोलॉजी को फास्ट ट्रैक करना. So that was our deep look into the backbone of India, the Indian Railways. हमने स्टार्ट किया विद द मैसिव स्केल ऑफ रेलवेज, डेली 2.4 करोड़ पैसेंजर्स. फिर हमने इसके कोर इश्यूज समझे. पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई ऑपरेटिंग रेशियो की वजह से पैसेंजर फेयर से होने वाला हेवी लॉस, और फ्रेट बिजनेस में कंपटीशन. उसके बाद हमने सॉल्यूशंस देखे. नेशनल रेल प्लान 2030 का एम्बिशियस 45% फ्रेट शेयर का टारगेट और गेम चेंजिंग डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स. एंड फाइनली हमने सबसे क्रिटिकल एस्पेक्ट रेलवे सेफ्टी को डिटेल में कवर किया और समझा कि कवच और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग जैसी टेक्नोलॉजी फ्यूचर कैसे सिक्योर कर सकती हैं. तो मेन सेगमेंट्स कैसे याद रखेंगे? सिंपल, स्केल, प्रॉब्लम्स, सॉल्यूशंस एंड सेफ्टी. ऐसे याद रखो. क्विक गाइड. डीएफसीज के 2 राउट्स कैसे याद रखोगे? ईस्ट वाला पंजाब से वेस्ट बंगाल जाता है, वेस्ट वाला दिल्ली के पास यूपी से मुंबई जाता है. सिंपल. रेवेन्यू प्रॉब्लम के लिए मेमोराइजेशन ट्वीक. ऑपरेटिंग रेशियो का कॉन्सेप्ट याद रखो. रेलवे 100 रुपए कमाने के लिए करीब 99 रुपए खर्च करता है. ये इमेज याद रखना. पैसेंजर सेगमेंट लॉस का फिगर कैसे याद रखें? जस्ट थिंक ऑफ अ मैसिव नंबर, 60,000 करोड़ से ज्यादा. इट्स ह्यूज. नेशनल रेल प्लान का मेन गोल क्या था इन वन लाइन? मेकिंग रेलवेज फ्यूचर रेडी बाय इंक्रीजिंग इट्स फ्रेट शेयर टू 45%. और कवच सिस्टम का बेसिक आइडिया क्या है? इट्स एन ऑटोमेटिक एंटी कोलिजन सेफ्टी सिस्टम. बस इतना याद रखो. हियर्स अ सिंपल चैलेंज. अपने फैमिली या फ्रेंड्स को 2 मिनट में समझाओ कि इंडियन रेलवेज का सबसे बड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्या है और डीएफसीज उसे कैसे सॉल्व करने में हेल्प कर सकते हैं. गो अहेड, ट्राई नरेटिंग दिस इन योर ओन वॉइस, थोड़ा कॉन्फिडेंट टोन में. समझे? यू आर नाउ मोर इन्फॉर्म्ड अबाउट द लाइफलाइन ऑफ इंडिया. कूल ना? अच्छा, एक चीज इमेजिन करो. मान लो आपके होम टाउन में एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा एयरपोर्ट बन जाए, और फिर अचानक से वहां बड़ी बड़ी कंपनीज आने लगे. टूरिज्म एकदम से बढ़ जाए. मतलब पूरी की पूरी इकोनॉमी ही बदल जाए. एग्जैक्टली. ये सिर्फ एक कल्पना नहीं है, बल्कि ये उस ताकत का एक उदाहरण है जिसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं. मतलब रोड्स, एयरपोर्ट्स और सबसे जरूरी बिजली. बिल्कुल. और आज हम इसी इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी की दुनिया की गहराई में उतरेंगे. ये वो अदृश्य पिलर्स हैं जिन पर देश का विकास टिका है. हाँ. हम ये समझेंगे कि छोटे शहरों को हवाई जहाज से जोड़ना या